इन्वेस्टमेंट। अब तान्या समझ गई थी कि आखिर हुआ क्या था। गुप्ता को प्रेसिडेंसी जिताने में आदित्य ने यही इन्वेस्टमेंट किया था। तान्या ने सोचा कि वो ऑलरेडी अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्लान कर चुका था। अब इसमें कोई शक नहीं था कि उसे बिजनेस जीनियस क्यों कहा जाता था। उसने कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया था। घाटे का सौदा तो उसका उसी के साथ हुआ था जहां वो अपनी जिंदगी हार बैठा था। ऑफ कोर्स गुप्ता ने कहा था कि ये तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए भी है। उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तब तान्या बोली, तो वो ये गिफ्ट था जिसके बारे में वो उस दिन बात कर रहे थे। उसे लगा था कि वो उसे बहन बनाने के बारे में मजाक कर रहे थे, पर वो सच में उसकी केयर करने लगे थे। वो फ्यूचर में पक्का उनके इस प्यार का कर्ज चुकाने वाली थी। और फिर उसका सबसे पहला प्लान यही था कि वो गुप्ता से डायमंड डील के बारे में डिस्कस करेगी, पर उन्होंने उसके बिना कुछ बोले ही ऑलरेडी ये सब कर दिया। इसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि अब वो ऑफिशियली अपना प्लान शुरू कर सकती थी। तान्या ने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा, ठीक है, मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू बोलना, मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, इसमें उनका भी बहुत फायदा होगा। आली और बाकी सब उसके लिए बहुत खुश थे, पर कुछ ही सेकंड्स में उनका चेहरा उतर गया। तभी आलिया ने पूछा, तान्या, मिस्टर ओबेरॉय कैसे हैं? क्या वो ठीक हो रहे हैं? पुनीत और बाकी सब भी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। तान्या ने उदास होते हुए अपना सर हिलाकर कहा, नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे। ये बोलकर आलिया ने खींचकर उसे हग किया और उसे कंसोल करने लगी। तान्या को इन सब की आदत नहीं थी, इसलिए उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। तभी पुनीत ने गुस्से में उससे पूछा, क्या यह सच है कि उस प्रवीण रॉय का ये काम है? पब्लिक में यही न्यूज रिलीज हुई थी कि इन सब के पीछे प्रवीण का हाथ था। कोई कपूर फैमिली पर शक नहीं करने वाला था, क्योंकि रिया कपूर के उस गाड़ी में होने की वजह से ही इम्पॉसिबल था। तब तान्या ने उन्हें बताया, इसके पीछे उसका नहीं बल्कि किसी और का हाथ था। तो वो कौन है? आलिया ने गुस्से में पूछा। हम उसे मारने में तुम्हारी मदद करेंगे। अजीत, जिसने अभी तक कुछ कहा नहीं था, वो अपना मुंह खोलकर बोला, उन्हें किस तरीके से मारना है ये तुम डिसाइड कर सकते हो। पुनीत भी गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला, उन्होंने तुम्हें भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। अब हमें किसी तरह उनका ये एहसान तो चुकाना ही पड़ेगा ना। उनके पीछे ऋषि ने भी कहा, तान्या, हमें बस उनका नाम बता दो, तुम्हारे लिए हम उन्हें मारेंगे। उनकी ये बातें तान्या के दिल को छू गई थी। इन दोस्तों से मिलने का उसे कभी कोई पछतावा नहीं था। वो हमेशा उनका साथ देने वाले थे, पर कभी उनकी जान खतरे में नहीं डालेगी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी, और तान्या जिनसे प्यार करती थी उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। उन्हें मारना इतना मुश्किल नहीं है, पर मैं तुम लोगों के हाथ गंदे नहीं करूंगी, और फिर मुझे उनकी जान नहीं लेनी चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो। ये बोलते हुए तान्या की आंखें नफरत से चल रही थी। इनमें से कोई नहीं बचेगा। वो पूरी कपूर फैमिली को नर्क का मतलब अच्छी तरह समझ आने वाली थी। उन्होंने जो भी किया उनकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। उन्हें खत्म करने के लिए उसके बस में जो भी था वो कहेगी और करेगी। जैसा कि प्लान रेडी था, इसलिए तान्या ने और टाइम वेस्ट नहीं किया। ऑलरेडी आली और बाकी सबकी हेल्प से उसके बदले की शुरुआत हो चुकी थी। उस फैसले ने सबको चौंका दिया था, यहां तक कि नरेन ओबेरॉय को भी। नरेन ने बहुत हैरान होकर उससे पूछा, तान्या, तुमने ये फैसला क्यों लिया? बाकी सब लोग भी किसी मॉन्स्टर की तरह उसे घूर रहे थे और मन में सोच रहे थे कि क्या इन्हें पता भी है कि ये बोल क्या रही है। मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा प्राइस में खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर खरीद ले? क्या ये पागल हो गई है? तान्या ने सीरियसली उन्हें जवाब दिया, क्योंकि मैं खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को पूरी तरह खत्म करना चाहती हूँ। इससे सब लोग एक बार फिर चौंक गए। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को खत्म? मिस आहूजा, आपको आइडिया भी है कि आप क्या बोल रही हैं? खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी इतनी बड़ी कंपनी को आप बस ऐसे कैसे खत्म कर सकती हैं? मिस आहूजा, हम जानते हैं कि आप कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हैं, पर यह काम नहीं करेगा। यहां तक कि अगर आदित्य सर यहां होते तो भी वो ऐसे इस कंपनी को खत्म करने की बात नहीं करते। वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कंपनी है, और आप जो बोल रही हैं वो ऐसा कुछ नहीं है जो इतने कम टाइम में हो जाएगा। तान्या ने बड़ी शांति से सर हिलाते हुए उनसे कहा, सही कहा, आप इसे बहुत लाइटली ले रही हैं। शशांक बहुत देर से अपना गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? सभी लोग उसकी बात से अग्री होकर सर हिलाने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे तान्या मजाक कर रही थी। उन्हें लगा वो बेवकूफ है,
बिल्कुल बेवकूफ। तान्या पहले से ही जानती थी कि उनका यही रिएक्शन होगा, इसलिए उसने उनसे कहा, मैं बिना 100% कॉन्फिडेंस के ये सब नहीं करती। और जैसा कि उम्मीद थी, उसके ये बोलते ही सब लोग चालू हो गए। आप इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं? आपने अभी अभी कंपनी को टेक ओवर किया है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ काम कैसे होता है और चीजें कैसे वर्कआउट होती हैं, तो आप में ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? नरेंद्र सर, ऐसा नहीं है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, पर सच में इनमें इस कंपनी को चलाने की काबिलियत नहीं है। ये इतनी कैपेबल नहीं है कि ये हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाए। नरेंद्र ने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि तान्या इतनी बेवकूफ होगी, पर अंदर ही अंदर वो जानते थे कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं थी। उसने हमेशा से ही ओबेरॉय फैमिली को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था, तो इस बार वो ऐसी बेवकूफी वाली बातें क्यों कर रही थी? तो जैसा सब लोग बोल रहे थे, क्या ये इतनी बेवकूफ है? पर क्या पापा किसी ऐसे बेवकूफ को कंपनी की हेल्प के लिए रिकमेंड करते? नरेंद्र ने बहुत ध्यान से तान्या से पूछा, तान्या, तुम हमें अपना पूरा प्लान क्यों नहीं बता देती? हम साथ में मिलकर ये डिस्कस कर लेंगे। मैं नहीं बता सकती, अभी उसका वक्त नहीं आया है, तान्या ने बड़ी प्यार से उन्हें जवाब देकर कहा। आई होप आप मेरे प्लान में मुझे असिस्ट करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना वादा कर सकती हूँ कि अगर मैं मर भी गई तो भी मैं उनका खून पसीना और आंसू बचाने में मदद करूंगी। नरेंद्र की आंखें नीची हो गईं और बाकी सब लोग भी एकदम चुप हो गए। तान्या का वादा सुनकर वो लोग इमोशनल और दुखी हो गए थे। अपने बेटे की हालत को याद करके नरेंद्र का चेहरा उतर गया था। वो उसे लेकर ऑलरेडी बहुत टेंशन में थे। तभी उन्हें ख्याल आया, अगर आदित्य यहां होता तो क्या वो ये करता? वो आंख बंद करके तान्या पर भरोसा करता। हालांकि आदित्य के काम करने के अपने तरीके थे, पर वो अभी भी उनका बेटा था। नरेंद्र उसके सोचने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आदित्य उसे ही सपोर्ट करता। आखिर उस बचाने के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। हालांकि अभी वो वहां नहीं था, पर उसे सपोर्ट करने के लिए अब वहां कोई नहीं था। तो उस वक्त वो अपने बेटे की इच्छा पूरी करेंगे और उस सिचुएशन में जैसा वो करता, वो भी वही करेंगे। नरेंद्र ने अपना सर उठाया और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ अनाउंस करते हुए बोले, हम सभी लोग तान्या का प्लान और ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। अब से इस कंपनी को चलाने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगी और इस बात को पूरी जिम्मेदारी में लेता हूं। क्या? वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान हो गए और उस हैरानी में उन्होंने उनकी तरफ देखा। तान्या भी बहुत हैरान हो गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर ओबेरॉय उसे सपोर्ट करेंगे। नरेंद्र अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोले, हमें उसे नहीं चुनना चाहिए जिस पर हम भरोसा करते हैं, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए जिससे हमने चुना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को याद होगा कि इस मुश्किल से निकलने के लिए हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है यूनिटी और भरोसा। नरेंद्र के वो सब बोलने के बाद किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि उन्हें तान्या की कैपेबिलिटी पर भी अब भी डाउट था और वो टेंशन में थे कि वो पूरे ओबेरॉय एम्पायर को जल्द ही डुबा देगी, पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसका साथ देने का फैसला किया। उन्हें भरोसा था कि समय से ही वो खुद को साबित कर पाएगी। तो इसी तरह तान्या का प्लान शुरू हो गया। हालांकि उन्हें अब भी लगता था कि यह प्लान बहुत बेवकूफ भरा था, इसलिए वो लोग बस उसके फेल होने का इंतजार कर रहे थे। पर इन सब के बावजूद उन लोगों से शेयर्स खरीदने की उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर क्या उसकी एसेट्स ओबेरॉय एम्पायर से बड़े हो सकते थे? एक डूबता हुआ हाथी भी चींटी से तो बड़ा ही होता है ना। आदित्य के बिना भी ओबेरॉय एम्पायर एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था, इसलिए जैसा कि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ओबेरॉय एम्पायर को खरीदने की हिम्मत की थी, तो वो लोग भी उसके साथ ऐसा ही कर रहे थे। पैसे के कंपटीशन में ओबेरॉय एम्पायर से कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। शायद ओबेरॉय एम्पायर के एम्प्लॉयज तान्या की टैक्टिक्स से एग्री नहीं करते थे, पर खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी के स्टॉक्स खरीदने में जो मजा उन्हें आ रहा था, वो लोग उससे इनकार भी नहीं कर सकते थे। ये सच में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग थी, जहां वो तान्या के प्लान से एग्री ना करने के बाद भी बहुत ज्यादा ही खुश थे। ये खबर जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। पहले जब खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी ओबेरॉय एम्पायर को निगलने की कोशिश कर रही थी, तो सब लोग हैरान हो गए थे कि वो कितनी पावरफुल है कि उन्होंने ओबेरॉय एम्पायर के पीछे आने की हिम्मत की। हालांकि ओबेरॉय एम्पायर एक बिजनेस लेजेंड था, हो सकता था शायद आदित्य उस हालत में नहीं था, पर फिर भी मार्केट में उनकी पोजीशन हिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पर जब खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी ने उनके शेयर खरीदना शुरू किया, तो सबको लगा
शायद ओबेरॉय एम्पायर अब खत्म हो जाएगा। उसे टक्कर देने वाला कोई आ गया था। पर ओबेरॉय एम्पायर के काउंटर स्ट्राइक सबको हैरान करके रख दिया था। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी ने हमें खरीदने की हिम्मत की, तो अब हम उनसे वापस खरीदेंगे, वो भी मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा कीमत पर। जब खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर के स्टॉक खरीदे तो केवल 1.5 रेट के थे, पर ओबेरॉय एम्पायर ने एक ही बार में उसकी कीमत डबल कर दी थी। बस इसी तरह खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी अपनी जो पावरफुल इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था, एक ही बार में टूट कर बिखर गई। अब उनके पास अगर कुछ रह गया था तो वो था लोगों का डर और गुस्सा। अगर वो पहले ही इतना ओपनली ओबेरॉय एम्पायर के पीछे नहीं पड़ते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे कि उन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की थी तो ओबेरॉय एम्पायर की स्ट्रेंथ तो हाईलाइट होनी थी, और इसी वजह से खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी की बहुत बदनामी हो रही थी और आखिर में उनकी रेपुटेशन पहले से भी कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी। लोग इसी तरह से ऑपरेट करते थे, जो ज्यादा अमीर होता था वो हमेशा जीत जाता था। इस ऑपरेशन से ओबेरॉय एम्पायर की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इन सब से मीडिया भी बहुत शॉक में थी। बर्बाद होने और बैंकरप्ट करने का वादा कहाँ चला गया था? चीजें जैसी चल रही होती हैं वैसे ही एंड क्यों नहीं होती? ओबेरॉय एम्पायर ने इस तरह डूबते हुए लड़ना क्यों शुरू कर दिया? ये सच में बहुत बढ़िया था, क्योंकि ओबेरॉय एम्पायर की पोजीशन अब फिर से कोई नहीं हिला सकता था। पर अब जो लोग उनके खिलाफ हो गए थे वो फिर से उनसे नहीं जुड़ सकते थे। मतलब इन लोगों ने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी थी। और जो लोग ओबेरॉय एम्पायर के गिरने और उससे प्रॉफिट कमाने का इंतजार कर रहे थे वो लोग भी बहुत हैरान हो गए। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि आदित्य ओबेरॉय के जाने के बाद भी ओबेरॉय एम्पायर अब भी वैसे ही खड़ा था। ओबेरॉय एम्पायर का पैसा आदित्य के साथ कहीं गायब नहीं हुआ था, इसलिए ओबेरॉय एम्पायर अभी सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस एम्पायर था जिसे कोई नहीं हिला सकता था। वहीं दिल्ली में नंदिनी कपूर ओबेरॉय एम्पायर का ये लेटेस्ट डेवलपमेंट देखकर बहुत हैरान हो गई थी। उसने सोचा कि आदित्य के एक्सीडेंट के बाद उन्हें ओबेरॉय एम्पायर और ओबेरॉय फैमिली को खत्म करने का अच्छा मौका मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पहले सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा था। जैसे ही उसने ओबेरॉय एम्पायर के स्टॉक्स खरीदना शुरू किया, उनके स्टॉक्स की कीमत गिरती चली गई और फिर आदित्य के एक्सीडेंट से ओबेरॉय एम्पायर को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। तब भी ओबेरॉय एम्पायर ने उसे डिसअपॉइंट नहीं किया और वो दिन ब दिन खत्म होने लगा। वो जानती थी कि उसे इतनी बड़ी मछली निगलने के लिए वक्त और धैर्य रखना होगा। इनफैक्ट वो खुद ही ये सब एकदम धीरे धीरे कर रही थी, इसलिए ओबेरॉय एम्पायर के इस अचानक काउंटर स्ट्राइक ने उसे हिला कर रख दिया। आदित्य को खोने के बाद भी ओबेरॉय एम्पायर ऐसे डेयरिंग टैक्टिक लेकर आया, पर ये उन लोगों ने किया कैसे? क्या उन्हें डर नहीं लगा कि इस तरह पैसे की बर्बादी से पूरा ओबेरॉय एम्पायर खत्म हो जाएगा, या ये डूबते हुए बिजनेस की आखिरी कोशिश थी? हालांकि चाहे वो किसी भी तरह इसे देखते, ऐसा नहीं लग रहा था कि ओबेरॉय एम्पायर हार मान रहा था। तो ये खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी से बदला था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो नंदिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी वक्त उसे कबीर का फोन आया। नंदिनी बड़े प्यार से फोन पर बोली, हेलो बिग ब्रो। कबीर ने उससे पूछा, ओबेरॉय एम्पायर खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी को खरीद रहा है, इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तभी कबीर गुस्से में बोला। उनका रिएक्शन सच में बहुत फास्ट था। आदित्य की डेथ के बाद मुझे भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो लोग ऐसा कुछ प्लान लेकर आ सकते थे। मतलब ये आदित्य का डिसीजन नहीं है। नंदिनी की बातों में कॉन्फिडेंस सुनाई दे रहा था। जब तक ये आदित्य ओबेरॉय का काम नहीं था तो उसे किसी बात का डर नहीं था। ये शायद उस इंसान की पहली और आखिरी अच्छी किस्मत थी जिसके खिलाफ वो अब बोल लड़ने वाली थी। कबीर भी बिल्कुल वही सोच रहा था। अब जैसे कि ओबेरॉय एम्पायर ने काउंटर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है तो उन्हें खत्म करना थोड़ा मुश्किल होगा। नंदिनी उसी कॉन्फिडेंस के साथ बोली, बिग ब्रो आप चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगी। तुम्हारा प्लान क्या है? नंदिनी ने उसे बताते हुए कहा, आदित्य के बिना ओबेरॉय एम्पायर का खत्म होना तो तय है, इसलिए अब मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि उनसे कंटिन्यू लड़ती रहूं। आखिर एंड में तो हम जीतेंगे ही। नंदिनी, ओबेरॉय एम्पायर में इतना ओपनली घुसना स्मार्ट मूव नहीं होगा। आई नो बिग ब्रो, आप मेरे साथ हो ना। आपके साथ होते हुए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ओबेरॉय एम्पायर को खत्म कर सकती हूँ। और फिर हम ऑलरेडी रिया को सेक्रीफाइस कर चुके हैं, हमें उसके लिए ये लड़ाई जीतनी होगी।
कबीर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ठीक है, आई बिलीव यू। तुमने इतनी यंग एज में इतना सब कुछ मैनेज कर लिया है, तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। अपने प्लान के साथ जाओ, तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू बिग ब्रो। फोन काटते ही नंदिनी के चेहरे पर एक विलन वाली स्माइल आ गई और वो सोचने लगी, ओबेरॉय एम्पायर, जैसा कि तुम बहुत जिद्दी हो तो हम भी देखते हैं कि एंड में कौन जीता है। सभी को हैरान करने के लिए खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी ने भी फाइट बैक करना शुरू कर दिया था। अब वो लोग भी मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा कीमत पर ओबेरॉय एम्पायर के स्टॉक्स खरीद रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वो ओबेरॉय एम्पायर की प्राइस मैच कर रहे थे। जो लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे वो बहुत हैरान हो गए। तो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी में अभी भी हिम्मत थी ओबेरॉय एम्पायर से लड़ने की। इसका मतलब वो भी किसी से कम नहीं थे और ओबेरॉय एम्पायर के सामने उनकी औकात इतनी भी कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सच में ओबेरॉय एम्पायर का अंत आ चुका था। हालांकि पल के झपकते ही ओबेरॉय एम्पायर ने फिर से काउंटर स्ट्राइक किया और खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी के स्टॉक्स की कीमत मार्केट प्राइस से 5 गुना ज्यादा कर दी। पब्लिक पागल हो गई थी, स्टॉक मार्केट में हलचल मची हुई थी। तो ओबेरॉय एम्पायर सबका बाप था। वो लोग जब भी स्ट्राइक करते प्राइस डबल करते थे। ये तो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव था। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पहले कमाई हुई इज्जत एक बार फिर खो दी थी। इनफैक्ट इस बार नुकसान और बड़ा था। ओबेरॉय एम्पायर उनकी कीमत को डबल कर रहा था, जबकि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज सिर्फ उनके प्राइसेस को मैच कर रहे थे। वो लोग अब ओबेरॉय एम्पायर से कंपटीशन करने के लायक ही नहीं रहे थे। इन सब के बावजूद हर कोई अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा था कि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ये कंपटीशन कंटिन्यू करेगी या नहीं। पर वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थे जिन लोगों ने अपने शेयर्स बहुत जल्दी बेच दिए थे। काश वो लोग थोड़ा और सब्र कर लेते तो उन्हें और ज्यादा फायदा हो जाता। और जिन लोगों के पास अभी भी खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज और ओबेरॉय एम्पायर के स्टॉक्स थे, वो अपनी जान हाथ में लेकर इसका इंतजार कर रहे थे कि अभी भी उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी या नहीं। कम से कम जिन लोगों के पास ओबेरॉय एम्पायर के स्टॉक्स थे उनमें तो इतनी उन्हें आसानी से बेचने की और हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे थे कि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्यादा प्राइसेस के साथ उन्हें अप्रोच करेगी। और दूसरी तरफ जिनके पास खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स थे वो उन्हें बेचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि यही उनका हाईएस्ट ऑफर होगा। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं लालच के चक्कर में आखिर में उनके हाथ कुछ ना लगे। हालांकि लालच इंसान के जीवन का हिस्सा था। बहुत सारे लोग इस सवाल के साथ इंतजार कर रहे थे, खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज, तुम लोग ओबेरॉय एम्पायर के स्टॉक्स खरीदने के लिए अपनी कीमत कब बढ़ाओगे? तान्या और बाकी सब लोग भी खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के अगले मूव का इंतजार कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से प्रखर भी उस कंपटीशन को फॉलो कर रहा था और वो एक खुश बच्चे की तरह लग रहा था जिसका कंप्लीट एंटरटेनमेंट हो रहा था। इस बार ये लोग पागल हो गए होंगे, हमने कीमत बढ़ाकर 5 गुना कर दी, इनकी तो पैंट में ही सूसू निकल गया होगा। बाकी सब लोगों की तरह ही आलिया का ग्रुप भी ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। पुनीत एक चालाक स्माइल के साथ बोला, मुझे यकीन है कि लोग इसे और कंटिन्यू करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस से 5 गुना कोई छोटी बात नहीं है। अगर उन्होंने ये खेल कंटिन्यू किया तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तभी आलिया ने पूछा, तान्या तुम्हें क्या लगता है, ये कंटिन्यू करेंगे? तान्या सर हिलाते हुए बोली, वो लोग करेंगे। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए थे। प्रखर को भरोसा नहीं हो रहा था। तभी उसने कहा, ये नहीं हो सकता, ये सब कंटिन्यू करने के लिए इनके पास इतना पैसा कहां से आएगा? खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज शायद बहुत ज्यादा अमीर थी, पर ओबेरॉय एम्पायर के स्टॉक्स के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि जितना वो कभी हुए नहीं थे। प्राइसेस का 5 गुना बढ़ना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। छोटे छोटे शेयर होल्डर्स जो अपने शेयर्स बेचना चाहते थे, उनकी टोटल कीमत 100 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। आर्ग्यूमेंट की खातिर एक बार उस कीमत को 100 करोड़ तक मान लेते हैं, तो अगर खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज उन सबको खरीदना चाहती तो उसे कम से कम 1000 करोड़ रुपए जमा करने पड़ते। इतनी बड़ी कीमत खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को बहुत बड़े कर्जे में डाल सकती थी। तान्या मुस्कुराई और बोली, प्राइस बढ़ाने का ये मतलब ये नहीं कि वो लोग खरीद लेंगे। ऋषि उसी वक्त उसकी बात समझ गया और बोला, उन्हें बस पर चाहिए, मतलब उन्हें सिर्फ लोगों के साथ जुड़ना है।
पब्लिक रिलेशंस बनाने हैं, अगर सच में लोग बेचने के लिए उन्हें अप्रोच करते हैं तो वो तो उन्हें बेचने का हर तरीका अपनाएंगे ही। फिर तान्या उन्हें डिटेल में समझाते हुए बोली, नेचुरली, और इतना ही नहीं, उनका मेन पर्पस ओबेरॉय एम्पायर को दबाना है ताकि मार्केट में इमेज क्रिएट हो जाए कि ओबेरॉय एम्पायर खत्म होने वाला है। तो हम लोग भी ये चीज कर सकते हैं। प्रखर मुस्कुराता हुआ बीच में बोला, हम भी प्राइस बढ़ा देंगे और फिर खरीदेंगे नहीं। आलिया भी उसकी इस बात से एग्री करते हुए बोली, हाँ सही है, हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तान्या ने अपना सर हिलाकर कहा, पर मैं सच में कुछ शेयर्स खरीदने वाली हूं। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे। तभी प्रखर ने बीच में कहा, दीदी आप उनके शेयर्स क्यों खरीदना चाहती हैं? उस नंदिनी कपूर के पास उनके 30% शेयर हैं और इतने टाइम बाद भी हम लोग उनके सिर्फ 5 शेयर्स अपने नाम कर पाए हैं। हम लोग उसे नहीं दबा पाएंगे। तान्या, तुम सच में इतनी ज्यादा हाई प्राइस पर उनके स्टॉक्स खरीदना चाहती हो? पुनीत जोर से चिल्लाया और बोला, ये वर्थ इट नहीं है। तान्या अपना सर हिलाते हुए बोले, मैं सारे नहीं खरीदूंगी, सिर्फ और 5%। पर क्यों? तान्या मुस्कुराई और बोले, वो तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। फाइन। उन लोगों को बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्होंने तान्या पर ही विश्वास किया। ये सब करने के जरूर उनके पास अपने कुछ कारण होंगे। ओबेरॉय एम्पायर ने खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स 5 बार बदल दिए थे। उन्होंने नंदिनी कपूर को हैरान कर दिया था। उसे लगा था कि ट्रिपल प्राइस ऑलरेडी मैक्सिमम थी, पर उन्होंने उसके काउंटर स्ट्राइक के बाद प्राइस फिर बढ़ा दी थी। इससे साफ पता चल रहा था कि ओबेरॉय एम्पायर एंड तक उसके साथ लड़ने वाला था। पहले नंदिनी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो ओबेरॉय एम्पायर को खत्म कर देगी, पर अब उसका ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हिल रहा था। आखिर खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ओबेरॉय एम्पायर से बहुत कम था। अगर वो इसी तरह परचेज प्राइस बढ़ाती रहती तो बाकी के शेयर होल्डर्स इसमें घुस जाते। हालांकि कुछ उसके साइड पर थे और ज्यादातर स्टॉक्स उसी के पास थे, पर वो शेयर होल्डर्स की ओपिनियन को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकती थी। हालांकि अगर वो प्राइस नहीं बढ़ाती तो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंस जाती। अगर उसने ये सब पहले ही राउंड में रोक दिया होता, हालात इतने बिगड़े थे ही नहीं। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ओबेरॉय एम्पायर उसके काउंटर अटैक का इतनी जल्दी जवाब देगा। अब सवाल था कि वो प्राइस बढ़ाए या नहीं। ये एक जुए की तरह था। उसने सोचा था कि वो इसमें बहुत अच्छी है, इसलिए बेट लगाती जा रही थी। हालांकि उसका ओपोनेंट उससे भी ज्यादा चालाक था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसका ओपोनेंट ऐसे ही ब्लफ कर रहा था। ये सच में उसमें कोई बात थी। अगर वो सच में सिर्फ ब्लफ कर रहा था तो ठीक था, पर अगर बात कुछ और थी तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला था। वो एक ही बार में अपना सब कुछ हार सकती थी। नंदिनी कॉन्फिडेंट जरूर थी, पर रैश डिसीजन लेने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई और उनमें से कोई भी ओबेरॉय एम्पायर के स्टॉक्स खरीदने के लिए और इन्वेस्ट करने के सपोर्ट में नहीं था। जब ओबेरॉय एम्पायर की स्टॉक प्राइस ट्रिपल हुई तो वो लोग कंपनी एसेट्स के मामले में ऑलरेडी लो चल रहे थे, इसलिए 5 गुना प्राइस पर स्टॉक्स खरीदने पर तो वो लोग डूब ही जाते। ये सिर्फ एक टैक्टिक है। नंदिनी एनालाइज करते हुए बोली, हमें ओबेरॉय एम्पायर का हर स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक रूल सेट कर सकते हैं, जब तक उन लोगों के पास 5% से ज्यादा नहीं हो जाते हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जिन लोगों के पास 5% से ज्यादा स्टॉक हैं वो लोग बहुत कम हैं और वो लोग ओबेरॉय एम्पायर के बहुत ज्यादा लॉयल भी होंगे। इस वक्त हम लोगों को एक मूव की जरूरत है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ओबेरॉय एम्पायर को फिर से ऊपर उठने का एक और मौका मिल जाएगा और हमारा उनको खत्म करने का प्लान पूरी तरह फेल हो जाएगा। हम ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं और अभी रुकना वेस्ट होगा। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री नहीं करते? सीईओ कपूर उनमें से फाइनली एक ने कहा, ऐसा नहीं है कि हम सब आपके डिसीजन में आपके साथ नहीं हैं, पर हमें नहीं लगता कि हमें ओबेरॉय स्टॉक्स खरीदने में इतना पैसा यूज करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग इस प्राइस पर इसे बेच नहीं पाएंगे, इसलिए ये घाटे का सौदा है। तभी नंदिनी उसे बोली, मेरा टारगेट पूरा ओबेरॉय एम्पायर है। जब पूरी कंपनी ही हमारी हो जाएगी तो हमें स्टॉक्स बेचने की चिंता और नहीं करनी पड़ेगी। पर ओबेरॉय फैमिली के खुद के पास 50% शेयर हैं और हम लोग उन्हें नहीं खरीद पाएंगे। जब तक ओबेरॉय एम्पायर इस तरह बर्बाद होता रहा तो उन्हें फंड्स कलेक्ट करने के लिए अपने स्टॉक्स बेचने ही पड़ेंगे और तब हम वो स्टॉक्स खरीद लेंगे और ओबेरॉय एम्पायर हमारा हो जाएगा।
पर हमारे पास उनके स्टॉक्स खरीदने के लिए कोई फंड नहीं बचेंगे, इसलिए हमें उन पर प्रेशर डालना ही होगा ताकि उनकी स्टॉक प्राइस गिर जाए। अगर हम ये चीज मेंटेन नहीं करेंगे तो उनकी स्टॉक प्राइस कैसे गिरेगी? सारे शेयर होल्डर्स ने हैरानी वाले एक्सप्रेशंस के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लग रहा था कि नंदिनी कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही थी। वो बिना किसी रिजल्ट के बारे में सोचे जुआ खेल रही थी। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि वो कितनी काबिल थी, नहीं तो इतनी कम उम्र में वो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को नहीं बना पाती। उसके हाथ में आते ही खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज का टर्नओवर पिछले कुछ सालों में आसमान छू चुका था और बहुत जल्द उसने ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमा लिया था। और ये सब नंदिनी की हिम्मत और बहादुरी से ही हो पाया था। सिर्फ उसी की वजह से आज खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज इस मुकाम तक पहुंच पाया था। उसके डिसीजंस हमेशा रिस्की होते थे पर कभी फेल नहीं हुए थे। अगर वो इस तरह रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करती तो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज आज जिस पोजीशन पर था वहां कभी नहीं पहुंच पाता। सारे शेयर होल्डर्स को उसके इस तरह काम करने की आदत पड़ चुकी थी। हालांकि इस बार रिस्क कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, इसलिए वो लोग हिचकिचा रहे थे और बिल्कुल नंदिनी उनकी हिचकिचाहट पड़ सकती थी। इसलिए वो सलाह देते हुए बोली, स्ट्राइक करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। और जैसा कि आदित्य ओबेरॉय अभी ओबेरॉय फैमिली में नहीं है, इसलिए उन्हें हमारे अटैक से बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर अभी नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे? सीईओ नंदिनी एक बहुत बड़ा जुआ है और फिर हमारे पास इसकी 50% गारंटी भी नहीं है। नंदिनी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, ज्यादा रिस्क में इनाम भी ज्यादा बड़ा होता है। ये मत भूलो कि आज हम जिस मुकाम पर हैं वहां कैसे पहुंचे हैं। ये सब एक के बाद एक रिस्क लेने के बाद ही हो पाया है। नंदिनी खड़ी हुई और अपने हाथ जोर से टेबल पर रखते हुए बोली, अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो पूरी दुनिया हमारी होगी। ये दुनिया सिर्फ अमीरों को ही पूछती है। तो बताइए, आप लोग इसमें मेरा साथ देना चाहते हैं या नहीं? सारे शेयर होल्डर्स बच्चों की तरह थे जो उसकी बातों में आसानी से आ गए थे। बेशक वो लोग सोसाइटी के पिरामिड में सबसे ऊपर खड़ा होना चाहते थे और इन शेयर होल्डर्स ने अब तक नंदिनी को इसलिए फॉलो किया था क्योंकि वो लोग बहुत एम्बिशियस लोग थे और इसलिए ही वो लोग शुरू में नंदिनी के ओबेरॉय एम्पायर को खत्म करने के फैसले पर अग्री हुए थे। और अब नंदिनी के उन्हें उकसाने के एक और तरीके ने जो अब तक उनके अंदर उसके फैसले को मना करने की हिम्मत बची थी, उन्होंने उसे भी खो दिया। अगर एक औरत उससे नहीं डर रही थी तो वो लोग उससे कैसे डर सकते थे? और फिर उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि वो सच में एक दिन उन्हें पूरी दुनिया को जीतने में उनकी मदद करेगी। उसके इस तरह उकसाने पर नंदिनी पर उन लोगों को पूरा विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि वो सच में एक दिन उन्हें इस पूरी दुनिया को जीतने में उनकी मदद करेगी। सीईओ कपूर, मैं आपके साथ हूं। तभी एक शेयर होल्डर एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए बोला और उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी एक एक करके बोलने लगे, मैं भी आपके साथ हूं और मैं भी। सीईओ कपूर, हम आपके साथ हैं। नंदिनी खुशी से मुस्कुराने लगी और बोली, बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि आप सब लोग इसको बड़े तरीके से देख रहे हैं। मैं नंदिनी कपूर आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ओबेरॉय एम्पायर हमारा होगा और सिर्फ हमारा। अब हमें उनसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। शेयर होल्डर्स खुशी से खुद को चेयर अप करने लगे। इससे उन्हें वो पल याद आ गया जब उन्होंने पहली बार इसकी शुरुआत की थी। उनका हर फैसला एक बहुत बड़ी रिस्क होता था। ये एक एहसास था जैसा जिंदगी और मौत से लड़ने पर होता है। हालांकि सबसे बड़ी खुशी तो जीतने के बाद होती थी, इसलिए इस बार भी उन्हें पूरा भरोसा था कि हमेशा की तरह अच्छा ही होगा और आखिर में जीत सिर्फ उन्हीं की होगी। और फिर नंदिनी रिस्क लेने से ज्यादा उस रिस्क को ध्यान से लेने वाली लड़की थी। शेयर होल्डर्स के पूरे सपोर्ट के बावजूद उसने खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के सारे एसेट्स यूज नहीं किए। बजाय इसकी उसने एक फंड रेज किया और 2 दिन के अंदर ही उसे 50 करोड़ का एक सीक्रेट डोनेशन मिला। इस न्यूज के रिलीज होने के बाद खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपना अटैक लॉन्च किया और ओबेरॉय एम्पायर की स्टॉक प्राइस बढ़ा दी। हालांकि इस बार ओबेरॉय एम्पायर से मैच करने के लिए उन्होंने इस कीमत को 5 गुना की जगह 6 गुना बढ़ा दिया था। इतनी बार लगातार लड़ने के बाद फाइनली खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को ओबेरॉय एम्पायर के खिलाफ अपनी पहली जीत हासिल हुई। अगर ओबेरॉय एम्पायर उन्हें हराना चाहता तो वो फिर से उस प्राइस को डबल कर देता। हालांकि अगर वो लोग ऐसा सच में कर देते तो कीमत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती
और जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी का ध्यान उस तरफ आता तो इस पागलपंती पर पूरी तरह से स्टॉप लग जाता। ये लड़ाई पूरी तरह खत्म हो जाती। अब बॉल ओबरॉय एम्पायर की कोर्ट में थी। अगर वो लोग प्राइस डबल करने की हिम्मत नहीं करते तो मौत उनका इंतजार कर रही थी। और बिल्कुल नंदिनी ने मीडिया से कांटेक्ट करके ये अफवाह फैला दी थी कि ओबरॉय एम्पायर जल्द ही गिरने वाला था। जैसा कि हमेशा होता था, इस बेबुनियाद अफवाह पर लोगों ने आसानी से भरोसा कर लिया था। अगर ओबरॉय एम्पायर ने प्राइसेस डबल करने की हिम्मत नहीं की तो इसका मतलब सच में यही होगा कि वो लोग पूरी तरह खत्म होने वाले थे। और फिर ओबरॉय एम्पायर ने इस कंपटीशन में पहले ही बहुत कुछ खो दिया होगा, इसलिए उन्होंने फाइट बैक नहीं किया। वो लोग अपनी लड़ने की हिम्मत हार गए होंगे, इसलिए वो पूरी तरह खत्म होने वाले थे। नंदिनी उस पल का इंतजार कर रही थी जब ओबरॉय परिवार फिर से लड़ने की अपनी इच्छा खो देगा। और एक बार फिर खूंखार शेर भी जब लड़ने की इच्छा खो दे तो उसे आसानी से हराया जा सकता था। आदित्य ओबरॉय के बिना ओबरॉय फैमिली ऑलरेडी अपना एक हाथ खो चुकी थी और नंदिनी अब उनकी बची कुछ इच्छा और हिम्मत भी तोड़ना चाहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस जुए में आखिर में जीत उसी की होगी, पर उसे ये नहीं पता था कि ओबरॉय एम्पायर को अब आदित्य के पापा नहीं बल्कि तान्या चला रही थी, जो कि एक ऐसी औरत थी जिसकी हिम्मत और इच्छा को कभी नहीं तोड़ा जा सकता था। नंदिनी ने एक चीज गलत कैलकुलेट कर ली थी और वो थी तान्या ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेगी जिसमें उसे जीतने का कॉन्फिडेंस ना हो। तान्या अपने कंप्यूटर पर डेटा रीड करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, नॉट बैड, फाइनली उन लोगों में हिम्मत आ गई। उस नंदिनी कपूर ने पक्का उसे डिसअपॉइंट नहीं किया था। वो जानती थी कि नंदिनी कुछ ऐसा बड़ा जरूर करेगी और उसने कर दिया था। उस वक्त तान्या ओबरॉय एम्पायर की बिल्डिंग में एक मीटिंग में थी। जब डिपार्टमेंट लीडर्स ने उसे सुना तो वो लोग उसके खिलाफ हो गए। एक जना तो उसे सलाह देने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, आहूजा मैडम, अब आप प्राइस और नहीं बढ़ा सकती। उनके साथ इस कंपटीशन को कंटिन्यू करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। उसके बाद सबका राय देना जैसे शुरू हो गया था। सब लोग अपनी अपनी राय देने के लिए चालू हो गए। सही कहा, ये बहुत ऑब्वियस है कि लोग शुरू से ही हमसे आखिर तक लड़ाई करने का प्लान कर रहे हैं। हमारे पास पैसा जरूर है पर हम उसे ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तभी शशांक भी जानबूझकर बोला, आहूजा मैडम, वो एक बेवकूफी होगा जो ऐसे बुरे इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा वेस्ट करेगा। उन सब में वही तान्या के सबसे ज्यादा खिलाफ था। वो अपना हर कदम ध्यान से सोच समझ कर रखने में विश्वास करता था, इसलिए वो तान्या के काम करने के इन तरीकों से एकदम खिलाफ था। ऐसा नहीं था कि उसके मन में तान्या के लिए कोई पर्सनल दुश्मनी थी, पर बस वो ये चाहता था कि ओबरॉय एम्पायर इस तरह उसके हाथों बर्बाद ना हो। अगर तान्या ने फिर से प्राइस बढ़ाने की बात की तो वो उससे लड़ने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ तक कि नरेन को भी ऐसा ही लग रहा था कि अब ये सब और कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तभी उन्होंने धीरे से उसे सलाह देते हुए बोला, तान्या, तुम्हारा प्लान क्या है? अगर तुम इस एंडलेस कंपटीशन को कंटिन्यू करना चाहती हो तो तुम्हें एक बेटर प्लान बनाने की जरूरत है। तान्या सर हिलाते हुए बोली, मैं समझती हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं प्राइस और नहीं बढ़ाऊंगी। वो सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए थे कि वो इतनी जल्दी इस बार कैसे मान गई। उस वक्त उसका इंप्रेशन उनकी नजर में थोड़ा इम्प्रूव हो गया था। आहूजा मैम, ये अच्छी बात है कि फाइनली आपको समझ में आ गया, पर अगर ऐसी सिचुएशन में आकर हम रुक गए तो ये हमारे इमेज पर नेगेटिव असर नहीं डालेगा क्या? सही कहा, लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम सच में इस लड़ाई को कंटिन्यू करने के काबिल ही नहीं है, हम डरपोक हैं। तभी शशांक एक ओल्ड फैशन टीचर की तरह स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए बोला, इसलिए मैं शुरू से ही प्लान के खिलाफ था। मैं चाहता ही नहीं था कि ये सब शुरू हो। तान्या मुस्कुराते हुए बोले, इस कंपटीशन को अभी रोकना जरूर नेगेटिव पब्लिसिटी लेकर आएगा, पर ये टेम्पररी होगी और फिर आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग इसमें कुछ खोएंगे नहीं, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। नरेन जोर से हंसते हुए बोले, तान्या ठीक कह रही है। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमारे स्टॉक्स की प्राइस इतनी बढ़ाकर हमारे लिए एक फेवर ही किया है। शुक्रिया उनका कि उनकी वजह से हमारी स्टॉक प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए थोड़ा सा गिरना हमारे लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं होगी। बेशक उन्होंने भी खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को उनकी स्टॉक प्राइस बढ़ाने में उनकी बहुत मदद की थी, पर इस सब के बावजूद उन्हें अब भी कोई आइडिया नहीं था जो
तान्या आखिर में करने क्या वाली थी। तभी उनमें से एक ने पूछा, आहूजा मैम, तो आपके प्लान का नेक्स्ट मूव क्या है? बाकी सब लोग भी ये जानने के लिए बेचैन थे कि उसका अगला कदम क्या था। तान्या ने उनके चेहरों पर बेचैनी देखी और अनाउंस करते हुए कहा, मैं ओबेरॉय एम्पायर को ज्वेलरी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए लीड करूंगी। क्या? सब लोग दंग रह गए थे। उनके मन में बस यही चल रहा था, क्या ये सीरियस है? ये ऐसी सिचुएशन में मजाक कर रही है? हम लोग एक इंटरनेट कंपनी है, कोई ज्वेलरी इंडस्ट्री नहीं। ओबेरॉय एम्पायर के पास शायद बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट जरूर थे, पर उनका मेन फोकस हमेशा से ही कंप्यूटर और ऑनलाइन बिजनेस रहा था। तभी नरेन ने ऊंची आवाज में तान्या से पूछा, तान्या, तुम एक्चुअली प्लान क्या कर रही हो? तान्या कंफ्यूज हो गई थी। वो सोच रही थी कि क्या वो शुरू से ही इस बात के लिए क्लियर नहीं थी। तभी उसने जवाब देते हुए कहा, खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को पूरी तरह से खत्म करना। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्वेलरी बिजनेस में टॉप पर है। अगर तुम अपने ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के साथ उनके साथ कंपटीशन करना चाहती हो तो ये इम्पॉसिबल है। तुम डेफिनेटली हार जाओगी। नरेन उसे प्यार से समझाते हुए बोले, हालांकि ओबेरॉय एम्पायर का खुद का एक ज्वेलरी ब्रांड है, पर उसका स्केल बहुत ही ज्यादा छोटा है। हम लोग बहुत मुश्किल से एक मिडिल क्लास की लग्जरी आइटम को क्वालिफाई कर पाते हैं। हमारा स्टफ खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुकाबले अब भी बहुत पीछे है। मैं जानती हूँ, तान्या सर हिलाते हुए बोली, इसलिए मैं सबसे पहले ओबेरॉय एम्पायर की ज्वेलरी को रिफाइन करने पर फोकस करूंगी, और इसके लिए मेरे पास एक प्रपोजल भी है। मैं बाद में वो प्रपोजल डॉक्यूमेंट सबको भेज दूंगी, इसलिए प्लीज सब लोग इस प्लान को ध्यान से फॉलो कीजिएगा। तभी किसी ने बीच में अपना ओपिनियन देने की कोशिश की और कहा, आहूजा मैम। तान्या खड़ी हुई और उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हें समझा पाती तो जरूर समझाती, पर दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं अभी कुछ भी रिवील नहीं कर सकती। पर प्लीज कुछ टाइम के लिए पेशेंस रखिए, आप लोगों को जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद तान्या मुड़कर चली गई। वो हमेशा से ऐसी ही थी, अड़ियल और जिद्दी, जिसे किसी को खुद को एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लगता था। हालांकि सारे एम्प्लॉयज उसके साथ कोऑपरेट करना चाहते थे, पर फिर भी उन्हें अब तक कोई आइडिया नहीं था कि उसका असली प्लान आखिर था क्या। उसका मिशन ओबेरॉय एम्पायर को बचाना था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को खत्म करने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। कैसे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जा रही थी। शशांक खुद को नहीं रोक पाया और उसके पीछे भागता हुआ गया और कॉरिडोर में उसे पीछे से रोकते हुए बोला, आहूजा मैडम, मुझे आपसे कुछ चीजें क्लियर करनी है। क्या ओबेरॉय एम्पायर को बचाने में आप सच में सीरियस हैं? क्योंकि आपने हमें अभी तक कोई भी अच्छी टैक्टिक नहीं बताई है। आपके सारे प्लान्स से ऐसा लग रहा है कि आप खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को खत्म करना चाहती हैं, ना कि ओबेरॉय एम्पायर को बचाना। हाँ, माना ये भी ओबेरॉय एम्पायर को बचाने का एक तरीका है, पर इससे केवल एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। एक तरीके से आपने ओबेरॉय एम्पायर के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, जबकि कंपनी ऑलरेडी अपनी एक प्रॉब्लम के साथ पूरी तरह से डील नहीं कर पाई है। क्या आपको नहीं लगता कि आप ये इश्यू सुलझाने की बजाय और दूसरा इश्यू क्रिएट कर रही हैं? पिछले कुछ दिनों से शशांक के मन में जो भड़ास भरी हुई थी, अभी वो सारी भड़ास निकाले जा रहा था। हालांकि तान्या को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही थी, पर वो बोलने से रुक ही नहीं रहा था। और जब तान्या को यह एहसास हुआ कि अपनी बात खत्म कर चुका है, उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास और कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? उसका एटीट्यूड देखकर शशांक को लग रहा था कि वो उसके सामने अपना सर फोड़ रहा है, जो किसी काम का नहीं था। तभी उसने उससे एक बात कही, मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक सवाल है। क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ओबेरॉय एम्पायर को बचा सकती हैं? तभी तान्या ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है। ये सुनकर और उसका कॉन्फिडेंस देखकर शशांक बहुत हैरान हो गया था। उसने सोचा था कि वो उसे इसका कोई जवाब नहीं देगी, पर तान्या की कॉन्फिडेंट आंखें उसे घूर रही थीं। और तभी उसने फिर से उससे कहा, हाँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। क्या इतना काफी है? तो आपका प्लान क्या है? खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को पूरी तरह खत्म करना। शशांक ने हार मानते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, ये इम्पॉसिबल है। तान्या की नजरें अचानक बहुत तीखी हो गईं और वो उसे घूरते हुए बोली, नथिंग इज इम्पॉसिबल मिस्टर शर्मा, और खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज तो सिर्फ एक शुरुआत है। इतना बोलकर वो चुपचाप वहां से चली गई।
शशांक कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के साथ उसे पीछे से घूर रहा था। वो तान्या की तीखी नजरों से घबरा गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जैसी औरत की आंखों में उसे इतनी नफरत दिखाई देगी। वो कसम खाकर कह सकता था कि उसने उन आंखों में मौत देखी थी। इसलिए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज से इतनी नफरत क्यों करती है? खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को खत्म करने के लिए तान्या का अगला कदम एक बहुत बड़ा ज्वेलरी शोकेस खोलना था। उसके प्लान ने काफी लोगों को बहुत कंफ्यूज कर दिया था। वो लोग सोच रहे थे कि एक ज्वेलरी शोकेस उसे खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को खत्म करने में कैसे मदद करेगा। इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। किसी को उसका प्लान समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि दादाजी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने तान्या को उनसे मिलने अपने स्टडी में बुलाया। उन्होंने लगभग आधे घंटे तक उसके साथ स्टडी में मीटिंग की। तब तान्या ने दादाजी को अपना प्लान के बारे में सब कुछ बताया। तभी उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, तो तुम अपने प्लान के साथ आगे बढ़ सकती हो। आगे फ्यूचर में जो भी तुम्हारा प्लान हो, ये बात याद रखना कि ओबरॉय फैमिली का तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, दादाजी ने उसे बड़े प्यार से कहा। तुमने जो भी किया वो आदित्य और ओबरॉय फैमिली के लिए ही किया, बल्कि हमें तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। आदित्य ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आदित्य के लिए इतना सब कुछ करने के बाद उसे ये सब तो करना ही था। उन हालातों में उसके दिल ने जो कहा उसने वही किया। इसलिए तुम्हें बचाना उसकी मर्जी थी, उसकी अपनी चॉइस थी। और फिर तुम उसकी चॉइस के अलावा आरव की मां भी तो हो। तान्या की आंखें भर आई थी। अगर ये उसकी चॉइस थी भी, तो भी वो नहीं चाहती थी कि वो ऐसा कुछ करे। वो बस चाहती थी कि वो बच जाता। अगर इससे चाहे वो खुद ही मर जाती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तान्या चाहे कुछ भी हो जाए, इन सब बातों के बाद भी मुझे यकीन है कि तुम्हारे और आदित्य के बीच कोई तो रिश्ता है। और फिर तुम लोगों को आरव के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए अब से तुम हम में से ही एक हो। तुम ओबरॉय परिवार का हिस्सा हो। इसलिए तुम इस बदले की जिम्मेदारी अकेले खुद पर मत लेना। इसका बोझ हमारे साथ बांट लेना। तान्या ने सर हिलाकर उनसे कहा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। ठीक है। स्टडी से निकलने के बाद तान्या ने सीढ़ियों में छिपी हुई छोटी सी परछाई देखी। उस छोटे से बच्चे की मासूम सी आंखें पूरी खुली थी और वो उसे घूर रहा था। उसकी पलकें किसी पंख की तरह बार बार झपक रही थी, जिससे तान्या का दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। तान्या को वहां देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही उसे पता चला कि वो स्टडी से निकल गई थी, तो वो बस उसे ऐसे ही देखे जा रहा था और तभी जल्दी से भागकर उसके पास आ गया। उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर उससे पूछा, मम्मा आप जा भी रहे हो? तान्या ने झुककर उसकी आंखों में देखा। तब उसे ये एहसास हुआ कि उसका चेहरा एकदम छोटा सा हो गया था और उसका वजन भी कम हो गया था। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय तान्या ने उससे कहा, आरव तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए थे। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था और तभी उसने कहा, मुझे उन्हें देखना है। कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूंगी। मम्मा आपको खुद का भी ध्यान रखना होगा। मैं जरूर रखूंगी। इतना बोलकर तान्या ने उसे गले से लगाने के लिए अपनी तरफ खींचा। उसे डर था कि कहीं वो उसकी आंखों में उदासी न देख ले। आरव ने भी उसे कस के गले लगा लिया। उसी वक्त उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी मम्मा को इतना पास पाकर आरव की पहले वाली बेचैनी कहीं गायब हो गई थी। थोड़ी देर के लिए वो दोनों माँ बेटे ऐसे ही रहे और कुछ देर बाद तान्या ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर थोड़ा घूमने लगी। थोड़ी ही देर बाद आरव अपनी मम्मा की गोद में सो गया। उसे उसके रूम में बेड पर सुलाने के बाद तान्या वहां से चली गई। वहां से जाने से पहले तान्या ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और उसे ऐसे देखकर तान्या को अपनी लड़ाई लड़ने की और हिम्मत मिली। उसने डिसाइड कर लिया था, आदित्य, आरव और अपनी खातिर वो इस मुश्किल सफर को बिना डरे तय करेगी और जिसने भी उसे और उसके सपनों को, उसके अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उन्हें नहीं छोड़ेगी। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसका इरादा और पक्का हो गया था।
ओबेरॉय एम्पायर ने हार मान ली। नंदिनी ने सोचा कि ओबेरॉय एम्पायर खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के इस काउंटर अटैक से थोड़ा परेशान होगा, पर किसे पता था कि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्राइस बढ़ाने के बाद 2 दिन बाद ही ओबेरॉय एम्पायर कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स खरीदना ही बंद कर दिया था। इससे पूरी पब्लिक शॉक में थी। वो लोग इंतजार कर रहे थे कि ओबेरॉय एम्पायर फिर से प्राइस बढ़ाएगा, पर उन्होंने तो इस लड़ाई में हार मान ली थी। ये क्या हो रहा था? वो आगे लड़ नहीं पाए थे या उन्हें कंपटीशन की कोई परवाह ही नहीं थी? जैसा कि ऐसी सिचुएशन में पब्लिक का सोचना चाहिए था, वो वही सोच रही थी। उन्होंने मान लिया था कि ओबेरॉय एम्पायर सच में डूब रहा था और पहले जो वो लोग अपनी पावर दिखा रहे थे वो सिर्फ एक धोखा था। जब खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज उनके साथ सीरियस हुई तो वो लोग डर गए थे, इसलिए ओबेरॉय एम्पायर सच में खत्म होने वाला था। इन सब से नंदिनी भी बहुत हैरान हो गई थी। वो खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि ओबेरॉय एम्पायर इतना सब झेल नहीं पाएगा और फाइनली सरेंडर कर देगा। ये खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की शेयर होल्डर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर थी। नंदिनी की रिस्क ने उन्हें इस बार बहुत बड़ा फायदा करवा दिया था। नंदिनी ने उसी वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसमें सबसे कहा, इस अफवाह को फैलाना कंटिन्यू करो कि ओबेरॉय एम्पायर बैंकक्रप्ट होने वाला था और हम लोगों ने ओबेरॉय एम्पायर के स्टॉक्स की जो प्राइस सेट की थी हम उसे इसी वक्त गिरा देंगे ताकि ओबेरॉय एम्पायर के शेयर होल्डर्स उनकी बैंकरप्सी की अफवाहों से डर जाएं और जल्दी से उनके स्टॉक्स बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे हम फिर उन्हें कुछ भी ऑफर करें। उसके सारे शेयर होल्डर जल्दी से अपने काम में लग गए। वो लोग उस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थे जब ओबेरॉय एम्पायर उनका हो जाएगा। वो लोग ओबेरॉय एम्पायर की बात कर रहे थे जिसके साथ वो इतने अमीर हो जाएंगे कि वो जिंदगी भर बैठ के खा सकते थे और अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर सकते थे। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे खुद स्वर्ग से उतरकर भगवान ने उन्हें तोहफा दे दिया हो, जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। पर दूसरी तरफ ओबेरॉय एम्पायर के लोगों ने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं था। इसके बजाय उन्होंने कुछ और ही अनाउंस कर दिया था कि ओबेरॉय एम्पायर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ज्वेलरी शोकेस करने जा रहा था। ये शोकेस 1 महीने में होने वाला था। ओबेरॉय एम्पायर ने इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रमोशन भी नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ इतना वादा किया था कि ये शोकेस एकदम बेमिसाल होगा। इस बात पर सब लोगों को यही लग रहा था कि ओबेरॉय एम्पायर ब्लफ कर रहा था। ओबेरॉय एम्पायर का ज्वेलरी से कोई लेना देना नहीं था, तो कैसे वो ऐसी सिचुएशन में इतना सब कुछ कर सकते थे? और फिर ये शोकेस वो लोग 1 महीने में करने का दावा कर रहे थे, तो उन्हें इन सब की तैयारी में टाइम कैसे मिलेगा? जब नंदिनी ने ये खबर देखी तो वो उनका मजाक उड़ा रही थी और बाकी के शेयर होल्डर्स भी उसके साथ ओबेरॉय एम्पायर पर हंस रहे थे। ये ओबेरॉय एम्पायर क्या कर रहा है? हमारे क्लाइंट चुराने की कोशिश। एक शेयर होल्डर ये बोलकर तब तक हंसता रहा जब तक उसकी आंखों में आंसू ना आ गए। एक इतना बड़ा शोकेस है, वो भी जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब ये लोग क्लासिक डिजाइन्स रखेंगे? ये लोग सच में मजाक कर रहे हैं क्या? और अगर ये सीरियस है तो ओबेरॉय एम्पायर के बोर्ड मेंबर्स का सच में दिमाग खराब हो गया है। उन्हें लगता है कि वो लोग हमें हमारी इंडस्ट्री में ही चैलेंज कर सकते हैं। ओके, आदित्य के बिना सच में ओबेरॉय एम्पायर कुछ नहीं है। शेयर होल्डर से भरा हुआ वो पूरा रूम ओबेरॉय एम्पायर का मजाक उड़ा रहा था और नंदिनी कपूर की चमचागिरी करने में लगा था। तब फाइनली उन्हें एहसास हुआ कि नंदिनी का फैसला एकदम सही था। अगर वो इतना रिस्क उठाने की हिम्मत न करती तो उन्हें कभी नहीं पता चलता कि ओबेरॉय एम्पायर सिर्फ दहाड़ मारने वाला शेर था। और अच्छा हुआ जो उन लोगों ने उसका साथ दिया, नहीं तो ओबेरॉय एम्पायर जैसी इतनी कीमती चीज वो अपने हाथ से यूं ही खो देते। उन्हें अपने इस फैसले पर बहुत घमंड और खुशी हो रही थी। वहीं नंदिनी से अपनी खुशी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब जैसा कि ओबेरॉय एम्पायर ने हमारे कोर्ट में आकर हमें चैलेंज करने की हिम्मत दी है, तो हम भी देखते हैं कि वो लोग आखिर क्या बेमिसाल लेकर सामने आते हैं। तभी एक शेयर होल्डर ने एक्साइटेड होकर कहा, मुझे तो पक्का यकीन है कि ओबेरॉय एम्पायर कुछ ही महीनों में हमारा हो जाएगा मैडम। उसकी यही बात सुनकर सभी लोग खुशी से उसका साथ देते हुए चिल्लाने लगे। नंदिनी उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वो लोग उसकी प्रजा थे और वो उनकी रानी। आखिर ये सब उसी ने तो किया था, उसके बिना वो लोग कुछ भी नहीं थे।
हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार उसका उनके साथ प्रॉफिट शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। ओबेरॉय एम्पायर सिर्फ और सिर्फ कपूर फैमिली का होने वाला था, और तब वो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल औरत हो जाएगी। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, पर अफसोस उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था पावर और मनी। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक खरीदना बंद करने के बाद सच में ओबेरॉय एम्पायर की रेपुटेशन बहुत गिर गई थी। यह अफवाह आग की तरह फैल गई थी कि ओबेरॉय एम्पायर बैंकरप्ट होने वाला था। यहां तक कि गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्ट ले रही थी, जैसा कि ओबेरॉय एम्पायर सच में गिरने वाला था तो इससे देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी हलचल हो सकती थी। हालांकि पब्लिक रिलेशन के मैटर्स नरवीन और उनकी टीम ही संभालती थी, इसलिए उन्होंने तान्या को इन सबसे दूर रखा, क्योंकि उसे आने वाले शोकेस की तैयारी पर फोकस करने की जरूरत थी। तान्या आलिया की मदद के साथ सारी तैयारियों में बहुत ज्यादा बिजी थी। उसके पास किसी भी और चीज के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। नंदिनी ओबेरॉय एम्पायर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए किसी एक मौके का इंतजार कर रही थी। उसने ओबेरॉय एम्पायर के और ज्यादा शेयर्स खरीद लिए थे और किसी तरह ओबेरॉय एम्पायर की रेपुटेशन भी और ज्यादा खराब कर अपनी कंपनी की स्टॉक प्राइस को और गिरा दिया था। बहुत कम टाइम में उसने ओबेरॉय एम्पायर की इतनी बुरी हालत कर दी थी जो आज तक कभी हुई नहीं थी। हालांकि तान्या का प्लान जानने के बाद नरेन ये सब कुछ देखकर खुद की हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वो ये सोचकर बड़े आराम से बैठे थे कि बहुत जल्द उनके दुश्मन को मुंह पर बहुत बुरा तमाचा पड़ने वाला था। इन सब लड़ाई और अफवाहों के बाद ओबेरॉय एम्पायर का ज्वेलरी शोकेस फाइनली शुरू होने वाला था। तान्या ने सारे फेमस और बड़े बड़े ज्वेलर्स को इनविटेशन भेज दिया था। बेशक वो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को बुलाना भी नहीं भूली थी, पर खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग शायद बिना बुलाए ही वहां चले जाते। वो लोग ओबेरॉय एम्पायर को ताना मारने का इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकते थे। अपनी जीत पर इतराने के लिए नंदिनी ने भी वहां जाने का फैसला कर लिया। पिछले कुछ वक्त से सब लोगों को यही लग रहा था कि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी सच में ओबेरॉय एम्पायर को पूरी तरह खा जाएगा, इसलिए उसकी नजर में अच्छा बनने की कोशिश करने के लिए सब लोग उसे घेरे हुए थे। उसका सर बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया था, जिस पर उसे विश्वास तक नहीं हो पा रहा था, और फिर उसे ओबेरॉय एम्पायर के इस फेलियर को हाईलाइट करने के लिए वहां जाना ही था। मुंबई के लिए निकलने से पहले नंदिनी ने डिस्कशन करने के लिए कबीर को बुलाया। नंदिनी ने यह काम बहुत अच्छे से कर दिखाया था, इसलिए कबीर भी उससे बहुत ज्यादा खुश था। कबीर आकर आराम से सोफे पर बैठ गया और उसने कहा, रिसेंटली ओबेरॉय एम्पायर ने काउंटर अटैकिंग बंद कर दिया। ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अपना रौब जमाने के लिए तुम्हें इस शोकेस में जरूर जाना चाहिए और उन पर फाइनल अटैक भी कर देना चाहिए। तभी नंदिनी बोली, बिग ब्रो, फाइनली ओबेरॉय एम्पायर हमारा होने वाला है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओबेरॉय फैमिली बहुत सालों तक इतनी शोहरत पर अपना राज चला चुकी है, तो इसलिए अच्छा यही है कि वो लोग अब इस शोहरत को हमारे नाम कर दें। आखिर इसे एंजॉय करने के लिए अब उनके पास ज्यादा जिंदगी तो नहीं बची। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और एक खतरनाक इरादा दिख रहा था। वो पत्थर दिल इंसान था और अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, और ये बात उस हादसे से साफ हो गई थी जब उसने कितनी आसानी से रिया कपूर को मार डाला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि वो कपूर फैमिली की सक्सेस में रुकावट बन सकती थी। बहुत टाइम से ही उसकी नजर ओबेरॉय फैमिली की जायदाद पर थी, इसलिए बेशक वो पीछे नहीं हटने वाला था। ये दोनों भाई बहन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, इसलिए उनके घमंड की तो कोई हद नहीं थी। एक्चुअली ओबेरॉय एम्पायर को पूरी तरह खत्म करने का उनका प्लान बहुत पहले से शुरू हो चुका था। शुरू में वो लोग चाहते थे कि रिया उन्हें किसी तरह अपनी बातों में फंसा ले, और अगर ओबेरॉय एम्पायर अपनी आधी जायदाद उसके नाम करने के लिए मान जाती तो वो लोग उन्हें छोड़ देते। हालांकि जब वो प्लान फेल हो गया तो उन लोगों ने तब उन्हें क्रिमिनल केस में फंसाने का प्लान बनाया। अगर वो लोग ओबेरॉय फैमिली को क्रिमिनल साबित करने में कामयाब हो जाते तो वो लोग इस तरह उन्हें पूरी तरह खत्म करने का प्लान कभी नहीं बनाते। पर अफसोस, रिया की बेवकूफी की वजह से उनका वो प्लान भी फेल हो गया।